नमस्कार साथियों, आज अपने एक साइंस का रोमांटिक टॉपिक पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो शरीर में घूमते रहते हैं और घूमने का काम करते हैं, इसलिए उसको परिसंचरण तंत्र के नाम से उसकी स्टडी की जाती है। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब होता है घूमने वाला, शरीर के अंदर चारों तरफ घूमने वाला तंत्र जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है उसका नाम है ब्लड, जिसको इंग्लिश में ब्लड बोला जाता है और हिंदी में इसको रक्त या रुधिर या खून के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्टडी का पता सबसे पहले लगाया जिन वैज्ञानिक का नाम था साइंस में विलियम हार्वे। विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि जो परिसंचरण तंत्र है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ब्लड निभाता है, और ब्लड के साथ ही पहला ब्लड कंपोनेंट हो गया और दूसरा होगी ब्लड वेसल्स, जिसको रुधिर वाहिकाओं के नाम से जाना जाता है, और तीसरा हो गया हृदय, जिसको हार्ट के नाम से जाना जाता है। ये तीन मुख्य रूप से अंग इस परिसंचरण तंत्र में भूमिका निभाते हैं। तो विलियम हार्वे साहब ने कहा कि इसकी स्टडी है, इसको क्या कहेंगे? तो इसकी स्टडी, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके स्टडी एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो एंजियोलॉजी के जनक कौन हो गए? तो जनक हो गए विलियम हार्वे साहब। विलियम हार्वे साहब ने कब कहा कि ये ब्लड है, परिसंचरण तंत्र होता है? ये कहा था 1628 में। उन्होंने कहा कि इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता वो ब्लड है, और ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स है और हार्ट है, ये तीनों निभाते हैं, और इसकी स्टडी को एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और तब साइंस वालों ने कहा कि विलियम हार्वे साहब ने 1628 में ये बातें कही और इनकी स्टडी को ये कहा, तो विलियम हार्वे साहब इनके परिसंचरण तंत्र के जनक के रूप में माने जाएंगे। तब इन्होंने विलियम हार्वे साहब को उपाधि मिली कि परिसंचरण तंत्र के पिता या फादर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस विलियम हार्वे साहब। तो विलियम हार्वे साहब ने इतनी तो बातें कह दी, बड़ा एक्सपेरिमेंट हुए इन परिसंचरण तंत्र पर। तो इसमें पता लगा कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें तो ब्लड वेसल्स में बहता है, और कुछ में तो ये ब्लड वेसल्स होती भी नहीं है। तो ये क्या सिस्टम है? तब पता लगाया कि एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है एक जो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और हिंदी में इसको कहा जाता है कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो इसमें ओपन में क्या होता है? इस ओपन परिसंचरण तंत्र में इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसमें केवल रुधिर चमड़ी के अंदर, त्वचा के अंदर घूमता रहता है ऐसे ही डायरेक्ट। इसमें बहुत सारे जीव आते हैं, ऑक्टोपस है, बटरफ्लाई है, जैसे भी इंसेक्ट जो भी होते हैं इसमें आते हैं। बटरफ्लाई है, ऑक्टोपस है, इंसेक्ट जो भी होते हैं ये इसमें आते हैं आदि। और इससे होता है एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है, और ब्लड वेसल्स जब उपस्थित होती है, इसमें ब्लड वेसल्स क्या होती है? उपस्थित, मतलब रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होती है, इसमें रुधिर वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती। और इसमें रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होने का मतलब है कि ये रक्त है जो त्वचा के अंदर नहीं चलेगा, इस रुधिर वाहिकाओं में चलेगा। तो इसमें उदाहरण है स्तनधारी और मानव, ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आपने देखा कि जो परिसंचरण तंत्र में ब्लड वेसल्स और हार्ट तीन मुख्य रूप से अंग निभाते भूमिका, और इसकी स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। और विलियम हार्वे साहब ने 1628 में ये पता लगाया कि परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से ये तीनों अंग भूमिका निभाते, इसमें ही सबसे मुख्य ब्लड निभाता है। तो साइंस में जब एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हुए, तब विलियम हार्वे साहब को इसका फादर्स ऑफ एंजियोलॉजी कहा गया।
और ऑक्टोपस है, ये बटरफ्लाई है, इंसेक्ट है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। बट आई थिंक इसमें जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बंद परिसंचरण तंत्र में ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और ब्लड वेसल जब होती है तो रुधिर इसके अंदर ही सलेगा। जब इसके अंदर सलने वाले रुधिर में अपन भी साथ में, मानव और स्तनधारी ये प्राणी इसमें साथ में है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें है रुधिर, और रुधिर की अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए कि परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लड, और इस ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है। अलग अलग प्रकार में साइंस की हर शाखा में एक स्टडी का नाम होता है, और स्टडी को क्या कहा जाता है। इसकी स्टडी को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी तो ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और हीमे का मतलब होता है रक्त, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो रक्त का अध्ययन करना ही हीमेटोलॉजी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं कि रक्त रक्त के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य है, उसकी बात कर लेते हैं। रक्त है, रक्त शरीर में चारों तरफ घूमता रहता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, ये तरल संयोजी ऊतक की तरह काम करता है। तो अपन कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, पहली बात समझ में आ गई, तरल संयोजी ऊतक है। और दूसरी बात है इसमें कि जो रक्त है, रक्त एक कोलोइडी विलियन, रक्त एक क्या है, कोलोइडी विलियन। कोलोइडी विलियन का मतलब होता है इसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स मिले होते हैं, बहुत सारे इसमें ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन्स है, यूरिन है, पोषक तत्व है। पोषक तत्वों के साथ आप कह सकते हैं कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए इसको कोलोइडी विलियन कहा जाता है। कोलोइडी आपने पढ़ा ही होगा, कोलोइडी ऐसा जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले उसे कोलोइडी कहते हैं। तो रक्त भी एक कोलोइडी की तरह व्यवहार करता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका नाम है रक्त एक मीजोडर्मल अंग है। रक्त क्या है? रक्त एक मीजोडर्मल। अब मीजोडर्मल अंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मीजोडर्मल अंग क्या है? रक्त एक मीजोडर्मल अंग है। तो मीजोडर्मल अंग क्या है इसको मैं बताऊंगा, आप इसको नोट्स में बना सकते हैं। तो रक्त है वो एक मीजोडर्मल अंग का मतलब है जैसे जब माँ के पेट में बच्चा होता है वो भ्रूणीय अवस्था में होता है, उसमें तो अंग कोई विकसित होते नहीं है। जब वो भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उसमें शरीर के अंदर 3 लेयर बनती है, और जब 3 लेयरों से सारा शरीर विकसित होता है तो जिस भी लेयर से जो अंग बना है उसको उस लेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ब्लड है वो मीजोडर्मल परत से बना है तो इसको मीजोडर्मल अंग के नाम से जाना गया। जैसे अग्राशय ग्रंथि है वो एंडोडर्म से बनी गई तो उसको एंडोडर्मल अंग कहा गया। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक भ्रूण है,
इस भ्रूण में 3 लेयर्स बनी है। इन 3 लेयरों में से ये अंदर वाली लेयर है, इस अंदर वाली लेयर का नाम है एंडोडर्म और 20 वाली का है मीजोडर्म। 12 वाली का है वो है एक्टोडर्म। ये लेयर्स है, परत है। तो जो एंडोडर्म से बनेगा उसको एंडोडर्मल कहा जाता है। तो इससे कौन बनता है? इससे सिर्फ त्वचा बनती है और इससे ब्लड बनता है। इसलिए मैंने ब्लड को एक मीजोडर्मल अंग का, और इससे हृदय बनता है। इससे अग्नाशय ग्रंथि बनेगी, थायराइड ग्रंथि बनेगी और पैराथायराइड ग्रंथि भी बनेगी और यकृत बनेगा और किडनी बनेगी। बहुत सारे इससे एक्टोडर्म से अंग बनेंगे। तो इस प्रकार जैसे हमारा ब्लड है वो मीजोडर्म से बना, इसलिए इसको मीजोडर्मल अंग कहा गया। जैसे अग्नाशय एक्टोडर्म से बनेगा तो इसको एक्टोडर्मल अंग कहा जाएगा, त्वचा को एंडोडर्म अंग कहा जाएगा। तो ऐसे ही हर ऑर्गन का हर लेयर से संबंधित होता है। तो आपको पता पड़ गया होगा मैंने मीजोडर्मल अंग क्यों कहा, क्योंकि भ्रूण अवस्था में मीजोडर्मल से ही लेयर से ही ब्लड बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो कितना पाया जाता है। आई थिंक यदि ब्लड है, ये ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाता है। तो मेल में अलग पाया जाएगा, फीमेल में अलग पाया जाएगा। मेल में पाया जाएगा 5.4 लीटर, फीमेल में पाया जाएगा 4.7 लीटर समथिंग। ठीक है। अब देख सकते हैं कि इतना लीटर हमारे पुरुष में तो इतना लीटर पाएगा 5.4 लीटर और फीमेल में 4.7 लीटर ब्लड पाया जाता है। बट ये टोटल बॉडी का 7% होता है। यदि कुल बॉडी के भार का कितना होता है? 7%। टोटल बॉडीज ऑफ अमाउंट 7% भाग कवर करता है ये ब्लड। ठीक है। अब जैसे बॉडी के हिसाब से अलग अलग भी रक्त हो सकते हैं। जैसे बॉडी में भारी होगा तो उसका 7% एवरेज निकाल के उसका ब्लड कर सकते हैं। तो जैसे भारी भरकम लोगों का ब्लड भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए ब्लड भी उसकी शरीर की एवरेज मात्रा पर निर्भर करता है कि उसका मोटापा कितना है, वो कितना उसका बड़ा है शरीर, उस पर निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड है वो इतना होता है हमारे शरीर में, 7% टोटल बॉडी के अमाउंट का होता है। अब ब्लड का जो रंग है, जो ब्लड का रंग है वो लाल होता है। ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। मैं आपको बात बता दूं कि जो भी हमारे शरीर में हर चीज़ में एक रंग होता है, उसमें एक पिगमेंट भूमिका निभाता है। हर पिगमेंट की वजह से उसका रंग है वो एक कलर प्रदान करता है। तो इस का रंग देना, लाल रंग देना किसका महत्वपूर्ण भूमिका है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो Hb हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा रक्त है ये लाल होता है। ठीक है। अगर हमारे रक्त में भी आयरन पाया जाता है, Fe जो जिसको आयरन कहते हैं, ये भी पाया जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि हीमोग्लोबिन से कैसे रंग है वो लाल बनता है और किस प्रकार ये प्रक्रियाएं होती हैं। जो हमारे शरीर में रक्त है, उस रक्त का लाल रंग होना पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। अब देखो हीमोग्लोबिन ऐसे तो प्राकृतिक रूप से हीमोग्लोबिन तो बैंगनी रंग, वॉयलेट रंग का होता है, बट हमारे शरीर में ये रक्त को लाल रंग देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीम का मतलब है लोहा,
और ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रंग की होती है। जो कैसी होती है? लाल रंग की। अब आप समझ गए होंगे कि लाल रंग कैसे होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रंग की होती है, फाइबरनुमा प्रोटीन होती है। हिम का मतलब लोहा, लोहा मतलब Fe होता है, जिसको आयरन के नाम से जाना जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में जो आयरन है वो पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का हमारा रक्त होता है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ। यदि आपने देखा होगा कि लोहा है, ठीक है, लोहा है, लोहा पड़ा रे ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो लोहा का रंग कैसा हो जाएगा? जंग लग जाएगा ना, जंग लग जाएगा, तो जंग लग जाएगा, लोहे का जंग लग जाएगा। लोहे के जंग लगेगा, जंग कैसा रंग का होता है? लाल रंग का होता है। अब भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। हीमोग्लोबिन में जब Fe होता है तो हीमोग्लोबिन में Fe मतलब लोहा होता है, और जो हम श्वसन करते हैं, श्वसन किया, जैसे अपने श्वास अंदर ली, इसमें ऑक्सीजन जाएगा, तो जब हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन मिलेगा तो जंग तो लगेगा। जंग लगने पर लाल रंग का होगा। अंदर जंग ऐसी प्रक्रिया ही नहीं होती। आप कह सकते हो कि अंदर लोहा होता है, लोहा नहीं होता। ये क्या होते हैं? ये थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए इसका रंग लाल हो जाएगा। ये जंग प्रक्रिया अंदर नहीं होगी, इतना लोहा नहीं होता है अंदर। अंदर से उसकी मात्राएं होती, मात्रा पर निर्भर करता है, तो ये लाल रंग का बन जाएगा। जैसे ये Fe है, Fe क्रिया करेगा किससे? O2 से, O2 से क्रिया करके लाल रंग बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, आप कह सकते हैं कि फेरस, जो फेरस है ये हमारे शरीर में पाया जाता है, लेकिन शरीर में किस अवस्था में पाया जाता है? कि कंपटीशन एग्जाम में कभी पूछ ले कि Fe हमारे शरीर में किस अवस्था में पाया जाता है, तो हमारे शरीर में फेरस है वो Fe2 अवस्था में पाया जाता है। Fe2 अवस्था में पाया जाता है। Fe2 अवस्था में फेरस हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है। बट यदि अपन बात करते हैं आगे, तो आगे बात करने पर अपने को पता पड़ता है कि तो हमारे शरीर में जो Fe है वो 4% पाया जाता है। कितना? 4%। ठीक है, 4% पाया जाता है। इस 4% में से RBC है वो अपने साथ कवरेज करके जोड़ के रखती है 2.7% Fe को, और बाकी वाले Fe को कहती है कि तू फेरेटिन के रूप में लीवर में जाके संग्रहित हो जा, लीवर में जाके स्टोरेज हो जा। अब देखो, लीवर में जाएगी, Fe हमारे पास 4% होता है। यदि RBC 2.7% को अपने साथ जोड़ के रख लेती है तो फेरेटिन के रूप में स्टोरेज करवा के वो लीवर के पास भेज देता है। और जब भी हमारे शरीर में RBC के पास जब Fe की कमी 2.7% कम पड़ जाएगा, तब फेरेटिन को मात्रा में वापस ये Fe में घुलनशील करके वापस RBC जोड़ लेगी, लीवर के पास से वापस खींच लेगी। तो लीवर में सारा स्टोरेज करता रहता है। तो हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा अंग है, यकृत एक ऐसा अंग है जो स्टोरेज हाउस का कार्य करता है। हमारे शरीर का पूछ ले, आपके शरीर का स्टोरेज हाउस के रूप में कौन कार्य करता है? तो लीवर हमारे शरीर में स्टोरेज हाउस के रूप में कार्य करता है। जो भी वेस्टेज चीज़ होती है वो आके लीवर के पास जमा हो जाती है। जब भी सही होती है तो ज़रूरत के हिसाब से उसको वो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आपने देखा ही होगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त है वो लाल रंग का होता है, हिम जिसको आयरन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन है वो हमारे शरीर में जो रक्त है, उस रक्त में से 12 से 14 ग्राम, 12 से 14 ग्राम मेल में होता है, मेल में होता है। 100 ग्राम, सब 100 ml रक्त लेंगे, 100 ml रक्त लेंगे तो उसमें से 12 से 14 ml नहीं, 12 से 14 ग्राम क्या होगा? 100 ml रक्त में 12 से 14 ग्राम है वो Hb मेल में होगा। और फीमेल में कितना होगा? फीमेल में
100 ml ब्लड में से 10 से 12 ग्राम SB होगा। तो पुरुषों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ही रहती है, क्योंकि शरीर थोड़ा मोटा होता है इसीलिए। अन्यथा कोई ऐसी महिलाओं में कोई कमी नहीं है हर चीज़ की, लेकिन शरीर मोटा होने की वजह से ब्लड है वो भी ज़्यादा है और जो हीमोग्लोबिन है वो भी थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो अपन ने आज इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं। इतनी चीज़ें पढ़ने के साथ ही अब अपन कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड था, इस ब्लड को तो अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन ने ब्लड को पढ़ लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ब्लड है, जो ब्लड है उस ब्लड को यदि आप सानेंगे, ब्लड को जब एक सानने की प्रक्रिया करते हैं, जैसे ये ब्लड है, ब्लड हमारा फिल्टर पेपर से साना जाएगा। ऐसे तो फिल्टर छाननी के द्वारा ही साना जाएगा, ऐसे सान नहीं सकते। तो फिल्टर छाननी के द्वारा जब ब्लड को छाना जाता है, तो ब्लड को छाना जाता है तब ब्लड में ऐसे कंपोनेंट्स दो निकलते हैं। जब ब्लड को सान के पता किया जाता है तो ब्लड में एक तो होता है कणिका, एक सन के वापस निशा जल की तरह बह जाता है, जिसको कहते हैं अकणिका मतलब प्लाज्मा। ठीक है, इसको कणिका या इसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा है, ये 55% होता है। जैसे माना कि ब्लड है, वो ब्लड हमारे शरीर में 10 लीटर है, मान के चलो। तो 10 लीटर में से जो 5 लीटर और 500 ग्राम ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%। तो ये ब्लड है, इस ब्लड में हमारे प्लाज्मा होता है 55% और जो कणिकाएं होती है वो होती है 45%। ठीक है, इस 45% में RBC, WBC और PT मतलब प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, बट ये प्लाज्मा होता है, ये 55% हमारे शरीर में रुधिर से सन कर नीचे 45% आता है और 55% नीचे सन के आ जाता है और 45% कणिका के रूप में उस छननी पत्र में रह जाता है। जब छाना जाता है तो ऐसी प्रक्रियाएं होती है, इतना भाग नीचे आ जाता है, जल की तरफ बह जाता है और इतना छन्नी में फिल्टर में रह जाता है। तो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा को गहरे बात से पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में क्या होता है और इस 45% में आता क्या है, नीचे सन के क्या आता है। तो प्लाज्मा जब 55% होता है, 55% प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का। मैंने आपको कह दिया है कि हर रंग के पीछे एक पिगमेंट होता है। तो पीला रंग किसकी वजह से होता है? आपने यकृत नाम सुना होगा, यकृत जिसको लीवर के नाम से बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये लीवर स्टोर हाउस जिनके पास क्या होता है, बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो वर्णक होते हैं, दो पिगमेंट्स होते हैं। इस बिलीरुबिन के कारण तो क्या होता है, ये प्लाज्मा का रंग है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। लेकिन इस बिलीवर्डिन है, इस पिगमेंट की वजह से जो
आपने देखा होगा कि बाइल जूस, पित्तरस का रंग इसकी वजह से होता है। जो पित्तरस का रंग है वो बिलीवर्डिन के कारण होगा, और जो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग है वो बिलीरुबिन के कारण होगा। ये दोनों पिगमेंट्स यकृत के पास स्टोर हाउस में पड़े रहते हैं और इन्हीं की वजह से ये रंग होते हैं। जब एक्सेस मात्रा में ये प्लाज्मा जो हल्का पीला रंग निरूपित करता है बिलीवर्डिन न बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन जब अक्षय मात्रा में निकल जाता है तो इससे एक रोग होता है जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं, या पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। पीलिया नामक बीमारी भी इस बिलीरुबिन के कारण ही होती है। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं कि ये तो इसमें होता है रंग का कारण, लेकिन इसमें होता क्या क्या। सबसे पहले इसको यदि 100% माने, क्योंकि ये 45% तो है ब्लड में से निकला हुआ, यदि इसको 100% माने तो इसमें लगभग 90% क्या होता है, जल होता है, और 1% क्या होता है, 1 से 2% ग्लूकोज होता है। ठीक है, और 8 से 9% क्या होता है, इसमें होती है प्रोटीन्स। तो ये सारा सिस्टम इसमें होता है। तो 90% समथिंग जल होता है और 1 से 2% ग्लूकोज होता है, और प्रोटीन होती है 8 से 9%। ठीक है, बट प्रोटीन कौन कौन सी होती है, अब इसको आगे पढ़ते हैं। अब देखो, जल है वो हमारे शरीर में बहुत सारे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में जल के बिना जीवन ही असंभव है। तो पहला है जो है प्रोटीन। प्रोटीन होती है, पहली होती है फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन होती है। लेकिन ये प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में भूमिका निभाते हैं, लेकिन फाइब्रिनोजन है ये महत्वपूर्ण रक्त का थक्का, रक्त क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। ब्लड क्लॉटिंग का काम मुख्य रूप से करती है फाइब्रिनोजन। अब मैं आपको बता दूं, एक होता है सीरम। आपने कभी सुना होगा कि इसमें तो रक्त का थक्का बनता ही नहीं है, रक्त रुकता ही नहीं है, क्योंकि हीमोफीलिया रोग हो चुका है। हीमोफीलिया क्या होता है, आपने सुना होगा सीरम। सीरम क्या होता है, जब यदि मैं इस प्लाज्मा में से ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लूँ तो क्या रक्त का क्लॉटिंग होगा, रक्त का बहाव रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि ये रक्त क्लॉटिंग का मुख्य फैक्टर यही है। तो यदि मैं प्लाज्मा इसमें से माइनस कर दूं फाइब्रिनोजन, तो रक्त का क्लॉटिंग होगा नहीं। जब रक्त का क्लॉटिंग नहीं होगा तो रक्त का बहाव चलता जाएगा, और रक्त का बहाव यदि चलता रहेगा तो रक्त नहीं रुकेगा, तो रक्त की शरीर में कमी हो जाएगी। जब रक्त की कमी हो जाएगी तो भोजन बनेगा नहीं कोशिकाओं के पास, और कोशिकाएं मर्त हो गए, हमारा शरीर पूरा भस्मीकरण हो जाएगा। तो इसी कारण ये सीरम कहा जाता है कि सीरम क्या होता है कि सीरम में जो होता है उसमें रक्त का जमाव होता नहीं है, और रक्त जब क्लॉटिंग होगा नहीं तो उसमें क्या होता है, हीमोफीलिया नामक बीमारी उसको कहा जाता है। ये शाही बीमारी है, ये शाही डिजीज, रॉयल डिजीज है। तो ये प्रक्रियाएं रक्त में जो प्लाज्मा है उसमें होती है। अब देख सकते हैं कि प्लाज्मा मुख्य रूप से कार्य क्या करता है।
प्लाज्मा पहला तो अपने देख लिया, ये ब्लड क्लोटिंग का कार्य करता है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। दूसरा है ग्लूकोज का परिवहन, ग्लूकोज का परिवहन। ग्लूकोज को शरीर में चारों तरफ घुमाते रहता है क्योंकि उसमें जल होता है। और तीसरा है जो है पीएस का मान निर्धारण करना, जो रक्त है, इस रक्त के पीएस का मान, पीएस का मान है, मान संतुलित करना। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से काम किसके हैं? प्लाज्मा के। किसके हैं? प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के कार्य ये है, प्लाज्मा ये कार्य करता है। और ब्लड में मैं आपको बता दूं कि ब्लड की प्रकृति होती है, जो रक्त की प्रकृति होती है, ब्लड की प्रकृति वो कैसी होती है? क्षारीय प्लस एल्केलाइन। क्षारीय प्लस एल्केलाइन, इसका पीएस होता है 7.4। ठीक है, तो 7.4 तो क्षारीय होता है, लेकिन एल्केलाइन क्या होता है? एल्केलाइन उसे कहते हैं जो पानी में घुल सकता है, जो पानी में घुल सकता है। तो इसकी ये प्रकृति होती है, सारी प्रकृति होती है। तो सारी प्रकृति होती है, बट एल्केलाइन जो पानी में घुल सकता है, और 7.4 इसकी पीएस होती है। तो ये पीएस क्या है? सारी अम्लीय क्या? आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में कि सारी और अम्लीय, जब अम्ल और क्षारों की जब जांच की जाती है, तो जांच तो ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि पहले बहुत सारी ऐसी जांच करने लगे लोग, टेस्टिंग करने लगे, कोई जीभ से टेस्ट करने लगा, तो अम्ल होता है, वो जीभ भी गला सकता है। इसलिए टेस्टिंग की एक ऐसी स्केल बनाई जिससे 0 से लगा के 14 तक लिखे होते अंक, उसमें जैसे 0 से लेके 7 के बीच में आ गया तो अम्ल कहा जाएगा, और 7 आ गया तो उसको उदासीन कहा जाएगा, और 7 और 14 के बीच में आ गया उसको क्षारीय कहा जाएगा। तो इसी के आधार पर इसकी ब्लड की भी प्रकृति मापी जाती है। तो आज अपने बहुत सारी ऐसी स्टडी की, आगे पढ़ेंगे अपन ब्लड की सेल्स। जो भी ब्लड सेल्स होती है वो 45% में ब्लड सेल होती है, उसको आगे पढ़ेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसको अपन कल से पढ़ेंगे। आज अपने इतना पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कल से पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।